नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। चित्रकूट में तुलसी जन्मोत्सव 2025 कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने तुलसी जन्म कुटीर और मानस मंदिर पर पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने तुलसी रिजोर्ट में चल रही तुलसी जन्मोत्सव में जगद्गुरु राम भद्राचार्य और संत मुरारी बापू से मुलाकात की है। उस युग दृष्टा पूज्य संत के स्मरण का बारंबार स्मरण करने का अवसर प्रदान कर रहा है। ऐसे विश्वविख्यात कथा व्यास और जिनका पूरा जीवन ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उन मर्यादाओं के साथ बंद करके उनके भजन, उनके कीर्तन और उनके गायन के लिए समर्पित है, ऐसे पूज्य मुरारी बापू जगद्गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, सब मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और जिनको मैं विशेष रूप से आज यहां लेके आया हूं कि राजापुर के घाट में और अच्छा सुंदरीकरण और रिवर फ्रंट बनाया जा सके, ऐसे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां के इस जनपद के प्रभारी मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरे जी, तुलसी जयंती के अवसर पर उन विद्वानों को जिन्होंने इस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है, ऐसे यहां पर मंच पर विराजमान साध्वी नीलम गायत्री जी, पंडित जयप्रकाश मिश्र जी, डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जी, गोस्वामी डॉक्टर अच्युत लाल भट्ट जी, डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी, श्री अशोक दास जी, स्वामी श्री बाल कृष्णाचार्य जी, पूज्य संतजन और उपस्थित भक्तजन, ये मेरा सौभाग्य है कि संवत 1554 को जिस दिव्य विभूति ने इस पावन धाम में जन्म लेकर के सनातन धर्म के माध्यम से उस कालखंड में एक नई क्रांति को जन्म दिया था, आज उनकी इस पावन जयंती में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जगद्गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज और कथा व्यास पूज्य मुरारी बापू का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेने का एक अवसर प्रदान किया है। आप अनुमान करिए, आज से 500 वर्ष पूर्व क्या स्थिति रही होगी और 527 वर्ष पूर्व इस गांव की क्या स्थिति रही होगी। आवागमन के साधन नहीं रहे होंगे, अभाव से क्षेत्र ग्रसित रहा होगा और उन स्थितियों में एक दिव्य विभूति यहां पे एक सामान्य धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के
अपने आप को बचपन में ही मां बाप के साया से वंचित होकर के अपने आप को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करता है। और उन्होंने जो कुछ भी इसके उपरांत किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। समय कौन सा है? एक होता है सामान्य रूप से हम लोगों के बीच में मान्यता क्या होती है, हमें मानते हैं बहुत बार हमारी एक मान्यता होती है कि देश के अंदर बहुत सारे पंथ और उपासना विधियां किसी राजा के द्वारा या किसी ऐसे आश्रम में बढ़कर के फली फूली हैं जिसका हम कभी कभी कुछ वर्चस्व देखते हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत अकबर का कालखंड है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल होने के लिए एक होड़ लगी है, लेकिन उससे इतर इस गांव में जन्म लेने वाला एक दिव्य विभूति राम बोला के नाम पर उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरी वृत्ति नहीं है कि मैं किसी दरबारी कवि बनकर के और किसी विदेशी आक्रांता के शरण में जाकर के अपनी वृत्ति को आगे बढ़ाऊं, बल्कि उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो केवल और केवल राम के चरणों में ही अपने आप को समर्पित करता हूं। मेरी वृत्ति तो राम के लिए है, राम के श्री चरणों में है। याद करिए उस कालखंड में तमाम राजे रजवाड़े समर्पण भाव के साथ उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। लेकिन गुलामी के उस कालखंड में भी कुछ ऐसी दिव्य विभूतियां थी जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, जिन्होंने भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम को खड़ा करके उस समय की जन चेतना को जागरूक करने का काम किया था। उस समय की व्यवस्था को एक नया आयाम दिया था। कौन नहीं जानता है कि अकबर ने अपना बहुत सॉफ्ट चेहरा सामने रखा था, लेकिन उसके पीछे की क्रूरता क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी हम उसका स्वरूप देखते हैं, आज भी हम देखते हैं। लेकिन उस समय भी किसी जो हमारे पूज्य संतों की परंपरा रही है, कितनी मजबूती के साथ उसका प्रतिकार करती थी। प्रतिकार का तरीका केवल जब हम लड़ते हैं वही नहीं होता है, प्रतिकार का तरीका वह भी होता है जो रामलीला के मंचन के माध्यम से घर घर और गांव गांव तक रामलीलाओं के आयोजन को पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने पहुंचाया था। यह भी माध्यम होता है। मुझे कुछ वर्ष पहले मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मॉरिशस में वहां की स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से आयोजित होता है। 150 पौने 200 वर्ष पहले जो भारतीय गुलाम बनाकर के उन द्वीपों में बसाए गए थे, उन लोगों के बीच में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में, उन प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मुझे उस समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जब मैं वहां पहुंचा था तो एक दिन पहले मैं गया था। मैंने वहां पे बने हुए गांव देखे,
जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के आसपास के गांव हैं, ऐसे ही गांव बसे हैं। गांव की परंपरा वही है। काली मां का थान भी है। वहां पे लोगों ने अलग अलग तरीके से किया था। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप लोग यहां रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, कैसे? उन्होंने कहा जब हम आए थे तो हमारे पास सहारा, हमारे पूर्वजों के पास सहारा केवल एक था, और वह था एक रामायण का गुटका। मैंने कहा रामायण का गुटका क्या है मुझे बताओ। तो मैंने देखा पूज्य तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस ही उनका सहारा बनी थी। वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन रामचरितमानस को अपने जीवन का हिस्सा बना करके, जो हम सामान्य रूप से रामलीलाओं के मंचन के माध्यम से या सामान्य बोलचाल की भाषा में जो बातों को हम दोहराते थे, लेकिन पूजा, उनके पूजा के घर में जब मैंने देखा तो रामचरितमानस की ही वहां पूजा हो रही थी। और याद करिए, श्रद्धावान लपते ज्ञानम का जो ये भाव है, हमने देखा है उन लोगों की श्रद्धा को जो मजदूर बना के लेके गए थे। आज वे ही मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वहां के गौरव के प्रतीक बने हुए हैं। यानी ये श्रद्धा का ये भाव। और ये तो चित्रकूट की धरती का सौभाग्य है। तो जब हम यहां की बात करते हैं चित्रकूट के बारे में, ये चित्रकूट का सौभाग्य है। अनेक ऋषि मुनियों ने, दिव्य संतों ने इस धरती को अपनी साधना का, अपनी सिद्धि का आधार बनाया था। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट की धरती पर उन्होंने व्यतीत किया था। ये प्रेरणा किसकी? महर्षि भारद्वाज की। प्रेरणा किसकी? महर्षि वाल्मीकि की। चित्रकूट को तो सौभाग्य प्राप्त होता है आदि महाकाव्य के रूप में, जिस रामायण को दुनिया स्वीकार करती, उसके महत्व को स्वीकार करती है, उस रामायण ग्रंथ की रचना का आधार भी यही चित्रकूट बनता है। और रामचरितमानस के रचना का आधार भी यही चित्रकूट की धरती बनती है। चित्रकूट की धरती के बारे में जो बात कही गई है कि चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, ये चित्रकूट है। और चित्रकूट में राजापुर में एक तरफ लालापुर, दूसरी तरफ राजापुर, ये दोनों ओर हम सब किस रूप में इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और कब नहीं हुआ, यहां पे कौन कहता है कि भगवान राम दर्शन नहीं देते? जो इन पूज्य संतों की वाणी में दिव्यता है, जो तेज है, ये प्रभु की ही सिद्धि है, यही सिद्धि है। इन पूज्य संतों का जब राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ा, गुलामी का ढांचा हटा, उसके बाद इब्राहिम कमीशन बना, तो साक्ष्य क्या चाहिए? तो जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को बुलाया जाता है। वे भौचक हैं। जब उन्होंने धारा प्रवाह वहां बोलना प्रारंभ किया, वे भौचक थे कि कहां है, ये सब क्या हो रहा है। उनके लिए यह कौतूहल और आश्चर्य का विषय था, ये कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। लेकिन ये ईश्वर की सिद्धि, ईश्वर की कृपा यही है, यही है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। साल 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाके मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आरोपियों में पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय और सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर और सुधाकर साथी द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। फैसला आने के बाद इस बम धमाके में अपने परिजनों को खोने वालों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि हमले के 17 साल बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। सारे सबूतों को दरकिनार करते हुए फैसला सुनाया गया। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां बेसिक राज्य शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन पाते हैं। पेयरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 10,000 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिनको हम लोगों ने ऐसा समझा कि उनको पेयर किया जाना उचित है, जिसके अंतर्गत अभी ये प्रक्रिया लगातार पिछले 1 माह से चल रही है और इस पर लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला के बीएसएस के जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला के बीएसएस के स्तर पे, सीडीओस के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और जिसपे पेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहां पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहां पे अधिक उपलब्ध हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का जो निर्णय है इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। ये सुनिश्चित किया है कि छात्रों की और शिक्षकों का जो अनुपात है, यानी पीटीआर जो है, पीटीआर को बराबर रखा जा सके। छात्रों और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो बराबर रहे। 30 बच्चों पे प्री प्राइमरी में 30 बच्चों पे 1 शिक्षक का और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक का जो अनुपात मानक बनाया गया है, इसको पूरा करते हुए भी हम सब लोगों ने मर्जर की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। ये सुनिश्चित किया है कि हर विद्यालय में, क्योंकि 50 से कम के विद्यालय को ही मर्ज किया गया है,
वहां पे ये सुनिश्चित किया गया है कि हर विद्यालय में मिनिमम 3 अध्यापक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति अवश्य की जाएगी, जिससे कि पठन पाठन के कार्य को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संचालित किया जा सके। और बच्चों के ऊपर जो शिक्षकों के लिए एक अनुपात है, वो भी जैसे कि मैंने बताया 30 बच्चों पे और 35 बच्चों पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी पे, उसको हम लोग पूरा कर सके। इसको देखते हुए इस मर्जर की प्रक्रिया को हम सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले दिनों में कई सारे लोगों से ये सारी इस तरह की जानकारियां मिली कि सरकार स्कूल्स को बंद करने जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे संचालित परिषदीय विद्यालय हैं, लगभग हमारे पास में 1,32,886 विद्यालय हमारे पास में परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित हैं। ये सभी 1,32,886 विद्यालय पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन सभी विद्यालयों का यूडाइस कोड है और जो विद्यालय मर्ज किए गए हैं, क्योंकि मर्जर का अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जिलों में मर्ज करने के बाद में 1 किलोमीटर के हम सब लोगों ने निर्देश दिए कि 1 किलोमीटर से अधिक की सीमा अगर स्कूल को मर्ज किया है वो नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहां पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। जैसे कि बुंदेलखंड है और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहां पे नदी, नाले, पुल या इस तरह की कोई सुविधा, मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में, वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय भले ही अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए, उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पर अभी भी वो विद्यालय कम छात्रों की संख्या से भी वो विद्यालय संचालित रहेंगे। और पेयरिंग की जो अनपेयरिंग की व्यवस्था है वो लगातार चल रही है। इसको हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है, सभी को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि पिछले 1 माह से ये पेयरिंग की व्यवस्था चल रही है। अगले आने वाले 1 सप्ताह में इस पेयरिंग के कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा और सभी जगहों पे जितनी भी पेयरिंग और अनपेयरिंग का कार्य है वो आने वाले 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। और कई जनपदों में हमारे पास अभी एग्जैक्ट नंबर इसलिए मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं कि कितने स्कूल्स को पेयर किया गया है, क्योंकि कई जनपदों में अभी अनपेयरिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर जहां 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि पे 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की इस तरह की शिकायत थी, या 50 से कुछ अधिक संख्या के विद्यालय भी मर्ज कर दिए गए थे। उन सभी विद्यालयों को छात्र के हित में देखते हुए हम सब लोगों का यही निर्णय है कि 50 से कम की संख्या वाले विद्यालय ही केवल मर्ज किए जाएंगे और जो छात्र हित में हो। हमारा विभाग अपनी हित को देखते हुए इस निर्णय को बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। हमारे पास शिक्षकों को पर्याप्त मात्रा में हम सब लोग उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। हर एक विद्यालय में पूर्ण रूप से शिक्षक और जो छात्रों का अनुपात है उसको पूर्ण किया जाएगा। इस पर हमारा विभाग बहुत गंभीरता से कार्य कर रहा है। और जहां तक पिछले दिनों में कुछ तरह की जानकारियां देखने को मिली कि पदों को समाप्त किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। जो जितने पद स्वीकृत हैं वो सारे स्वीकृत पदों पे जो समान व्यवस्था पहले से चलती चली जा रही है वो सारी व्यवस्थाएं चली जाएंगी। हेड के पद को समाप्त करने की बहुत सारे लोगों ने इस तरह की भ्रांतियों को फैलाने का प्रयास किया है। हेड के पद भी किसी तरह से कोई समाप्त नहीं किए जाएंगे। मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिस तरह से पिछले दिनों में हम सब लोगों ने कार्य किया है, हमारे विभाग के ऊपर जब ये पेयरिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, जो कि एक अच्छी सोच के साथ में हम सब लोगों ने इस निर्णय को लेकर के प्रारंभ किया, बच्चों के हित के लिए, बच्चों को बेहतर संसाधन के लिए, बच्चों की पीयर लर्निंग के लिए, बच्चों को ग्रुप लर्निंग के माध्यम से हम सब लोग बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। और बच्चे जब आपस में रह करके, अधिक बच्चे एक विद्यालय में, सोचिए अगर 10 बच्चे पढ़ते हैं और उस विद्यालय में 2 शिक्षक हम लोगों ने नियुक्त कर रखे हैं, तो क्या बच्चा वहां पे आपस में उस ग्रुप में सीखेगा? 10 बच्चों के ग्रुप में बच्चा एक दूसरे से भी देख करके, खेल करके, समझ करके, बात करके भी बहुत सारी चीजों को सीखता है। और ग्रुप लर्निंग आज के समय में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम सब लोग इसका महत्व जानते हैं। हम सभी लोगों के बच्चे विद्यालयों में जाते हैं और बच्चे अपने जो ग्रुप के साथ में रह करके सीखते हैं, ग्रुप लर्निंग के साथ में सीखते हैं, वो शायद बच्चों को कहीं और से वो सीख और वो ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इसको भी देखते हुए ग्रुप लर्निंग को बेहतर हम सब लोग करते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।